हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे रिसर्च का इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिपोर्ट राइटिंग। चलिए शुरू करते हैं हम इसको। रिपोर्ट राइटिंग को हम रिसर्च में यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले हम रिसर्च का मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, फिर हम अपने मेन टॉपिक रिपोर्ट राइटिंग पर आते हैं। रिसर्च का मतलब होता है कि हमारे पास ना एक प्रॉब्लम है, हमने सबसे पहले अपनी एक प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करा, फिर हमने उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग सॉल्यूशंस को ढूंढना है। उस सॉल्यूशंस को जब हमने फाइंड आउट करना है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिसर्च। रिसर्च इज़ अ केयरफुल एंड अ डिटेल्ड स्टडी इनटू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, कंसर्न और एन इशू। जो रिसर्च का मेन पर्पस होता है वो ये है कि हमारे पास जो क्वेरीज़ हैं, जो क्वेश्चंस हैं ना, हमने उनके रिगार्डिंग सॉल्यूशंस को ढूंढना है। यही हमारी रिसर्च का मेन पर्पस होता है। रिसर्च लीड्स टू द फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू थेरीज़। हमने न्यू सॉल्यूशंस, न्यू टेक्निक्स को इमर्ज करना है, वो हम इमर्ज कर सकते हैं अपनी रिसर्च के थ्रू। जब भी हम रिसर्च करते हैं तब रिसर्च एक प्रोसेस फॉलो करता है। ठीक है, ये है वो हमारे पास प्रोसेस। इस प्रोसेस में हमारे पास 5 हेडिंग्स हैं कि हमने सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना, फिर हमने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करना है, फिर हमने डाटा को कलेक्ट करना है, फिर इंटरप्रिटेशन होगी, फिर हम रिपोर्ट को लिखना स्टार्ट करेंगे। हमारा मेन कंसेप्ट है जिसको हमने इस वीडियो के थ्रू अंडरस्टैंड करना है, वो है हमारा रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, कि हमने जो रिसर्च करी है, ठीक है, हमने उसको एक प्रॉपर वे में, एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखना है, उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, फिर हमने दूसरे पर्सन्स को वो रिपोर्ट प्रोवाइड करनी है कि वो हमारी रिपोर्ट को, जो हमारी फाइंडिंग्स हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं अपने पर्पसेस के लिए। ठीक है, जब भी हम रिपोर्ट राइटिंग की बात करेंगे, हम हमेशा इंटरप्रिटेशन से स्टार्ट करेंगे। इंटरप्रिटेशन और रिपोर्ट राइटिंग इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, जिस तरह की हम अपनी इंटरप्रिटेशन रखेंगे, उस तरह की ही हमारी रिपोर्ट बनेगी। अगर हम केयरफुली इंटरप्रिटेशन को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, हमने प्रॉपर रूल्स को फॉलो करा, अच्छे से इंटरप्रिटेशन करी है, इट मीन्स हमारी रिपोर्ट भी वैलिड होगी। अगर हमने रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर दी, इट मीन्स हमारी रिपोर्ट भी रॉन्ग ही बनेगी। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग को स्टार्ट करने से पहले हम इंटरप्रिटेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले इंटरप्रिटेशन होगी, उसके बाद ही रिपोर्ट राइटिंग होगी। ठीक है, इंटरप्रिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिपोर्ट राइटिंग में। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग कम्प्लीटली डिपेंड करती है कि हम इंटरप्रिटेशन किस तरह की कर रहे हैं। रिपोर्ट राइटिंग के लिए हमारे पास स्किल्स होने चाहिए, राइट। ऐसे ही इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन्स को ड्रॉ करने के लिए भी हमारे पास राइट स्किल्स होने चाहिए कि हम राइट कंक्लूजन्स को ड्रॉ करें। ठीक है, जब हम इंटरप्रिटेशन और रिपोर्ट राइटिंग को क्लब कर देते हैं, ठीक है, उस टाइम पर वो हमारे बन जाते हैं टेंजिबल प्रोडक्ट्स ऑफ द रिसर्च एफर्ट। जितनी भी हमने अपनी रिसर्च करी हुई होगी, अगर हम उसको प्रॉपरली इंटरप्रेट करेंगे, तभी हम उसकी एक प्रॉपर और राइट रिपोर्ट रेडी कर पाएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टूल होता है एक रिसर्चर के लिए कि उसने अपनी रिसर्च को किस तरह से सक्सेसफुल प्रूव करना है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन का मीनिंग करते हैं पहले। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है वे ऑफ एक्सप्लेनिंग। मैंने किस तरह से एक्सप्लेन करना है कि मैंने क्या फाइंड करा है, उसको हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। इट रेफर्स टू द टास्क ऑफ ड्रॉइंग इन्फ्रेंसेस मीन कंक्लूजन्स फ्रॉम द कलेक्टेड फैक्ट्स आफ्टर एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा है, एक स्टडी कंडक्ट करी है, उसको मैंने प्रॉपरली एनालाइज करा है, ठीक है, क्रिटिकली एनालाइज करा है, फिर हमने उससे अपने इन्फ्रेंसेस को ड्रॉ करना है ताकि हम अपनी राइट रिपोर्ट रेडी कर पाए। इट इज़ द एक्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग, रीफ्रेमिंग और अदरवाइज शोइंग योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। हमने कुछ फाइंडिंग्स, मतलब हमने कुछ नया ढूंढा है, ठीक है, हमने अब अपनी उन फाइंडिंग्स को दूसरों को एक्सप्लेन करना है, उसको हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। ठीक है,
द टास्क ऑफ इंटरप्रिटेशन हैज़ द टू मेजर आस्पेक्ट्स। फर्स्ट है हमारे पास एफर्ट टू एस्टैब्लिश कॉन्टीन्यूटी इन रिसर्च। कॉन्टीन्यूटी का मतलब है कि हो सकता है कि हमने जिस सब्जेक्ट के ऊपर अपनी रिसर्च को कंडक्ट करा है पास्ट में इसके रिगार्डिंग रिसर्च हो चुकी थी, हमने सिर्फ उस रिसर्च को कैरी करा है, उससे आगे के रिजल्ट्स को ढूंढने के लिए हमने अपनी रिसर्च को यूज़ करा। या फिर हो सकता है आने वाले टाइम में एक रिसर्च होगी, उन रिसर्चर्स ने हमारी रिपोर्ट को यूज़ करा अपनी रिसर्च को कैरी करने के लिए। इसी तरह से ये एक कॉन्टीन्यूटी लेके आती है हमारी जो रिपोर्ट होती है। सेकेंड इज़ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सम एक्सप्लेनेटरी कंसेप्ट्स। एक्सप्लेनेटरी का मतलब होता है कि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस तरह का मटेरियल हमने इंटरप्रेट करा है, हमारे पास इलस्ट्रेटिव मटेरियल अवेलेबल है कि कोई और पर्सन हमारे मटेरियल को यूज़ कर सकता है अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को चेक करने के लिए। The entire data collected has no practical relevance till it is not interpreted। अगर हम इंटरप्रेट ही नहीं करेंगे अपने डाटा को तो हम वहाँ पे रिपोर्ट्स प्रिपेयर ही नहीं कर सकते। अगर हम राइट रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये कंडीशन है कि हमने प्रॉपरली पहले अपने सभी डाटा को इंटरप्रेट करना है। अब हमारे पास आ जाती है हमारी मेन टर्म, वो है हमारी रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग इज़ एन एसेंशियल स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। लास्ट स्टेप है हमारा रिसर्च प्रोसेस। हमारे जो रिसर्च प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा अगर हम रिपोर्ट्स प्रिपेयर नहीं करेंगे, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग इज़ अ फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग, ठीक है। रिपोर्ट्स आर रिटन टू प्रेजेंट फैक्ट्स अबाउट अ सिचुएशन, प्रोजेक्ट, प्रोसेस एंड विल डिफाइन एंड एनालाइज द इशू एट हैंड। हमारे पास कोई प्रोजेक्ट है, सिचुएशन है, या फिर हमने किसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग रिसर्च करी है, उस रिसर्च को हमने रिटन फॉर्म में लेके आना है, उसको हम बोलते हैं रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग के लिए पहले ही हमने एक फॉर्मेट को डिफ़ाइन करा होता है, हम सिर्फ उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्ट्स को लिखते हैं। गोल ऑफ रिपोर्ट इज़ टू रिले ऑब्जर्वेशंस टू अ स्पेसिफिक ऑडियंस इन अ क्लियर एंड कंसाइज स्टाइल, ठीक है। हमारी रिपोर्ट्स फ्यूचर में हो सकता है कोई और पर्सन उनको यूज़ करे, इस तरह से रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है कि जो ऑडियंस हैं, जिन रिसर्चर्स ने हमारी उन रिपोर्ट्स को यूज़ करना है या फिर उन रिपोर्ट्स में हमने जो अपनी कंक्लूजन्स को ड्रॉ करा है वो उनको चेक करना चाहते हैं, वो क्लियरली कर पाएँ उसको चेक। इस तरह की रिपोर्ट्स हमारी होनी चाहिए। वाई रिपोर्ट राइटिंग? फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो इसमें यही है कि कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है हम उसको आगे कम्युनिकेट कर पाएँ, उसके लिए हम रिपोर्ट राइटिंग को यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर में किसी ने कोई स्टडी कंडक्ट करनी है हमारी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, वो हमारी रिपोर्ट को यूज़ करेगा। हो सकता है पास्ट में एक रिसर्च ऑलरेडी हुई है, हमने उस रिसर्च की जो पास्ट में हुई थी उसकी रिपोर्ट को यूज़ करा अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, यहाँ पर भी कम्युनिकेशन हुई। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इंक्लूजन ऑफ रिकमेंडेशन इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट वाई रिपोर्ट्स आर कॉमन। डिसीजन मेकिंग पर्पसेस को यूज़ करने के लिए भी हम रिपोर्ट राइटिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है। अ गुड रिसर्च रिपोर्ट इफ़ प्रॉपरली मैनेज्ड imbibes the features of relevance, feasibility, accountability and accuracy। imbibe का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना या फिर हम swallow बोल सकते हैं इसको। अगर हम अपने रिपोर्ट को प्रॉपरली मैनेज करेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि जो हमारी रिपोर्ट होगी वो रिलायबल होगी, फीजिएबल होगी, अकाउंटेबल होगी, उसमें अकाउंटेबिलिटी होगी और एक्यूरेसी भी होगी, ठीक है। ये इसका मेन फीचर है एक गुड रिसर्च रिपोर्ट का। अब हमने रिपोर्ट राइटिंग करनी है, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि हमें एक फॉर्मेट पता है और हम उसके अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्ट को ना प्रिपेयर कर लेंगे, ये नहीं होता रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग को सही तरीके से लिखने के लिए हमें पहले बहुत सारे कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ राइटिंग द रिपोर्ट, ठीक है।
what are the various types of reports, what is the procedure of writing a bibliography, what is the procedure of giving references, ठीक है। और भी इसमें कंसेप्ट आता है जैसे मैनेजमेंट ऑफ रिसर्च यूनिट। इन सभी कंसेप्ट्स की हमें पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी हम एक राइट रिपोर्ट रेडी कर सकते हैं। अब मैं जो रिपोर्ट राइटिंग पर वीडियोस बनाऊंगी, उन सभी वीडियोस में हम इन सभी कंसेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे कि एट लास्ट में जब हम अपनी रिपोर्ट को राइट करेंगे तब हम राइट एक्यूरेट रिपोर्ट को लिख सकें, ठीक है। अब हम अपने स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंसेप्ट से, वो है मैनेजमेंट ऑफ रिसर्च यूनिट। यहाँ पर ना आप सभी के माइंड में भी क्वेश्चन अराइज होगा कि हम बात रिपोर्ट राइटिंग की कर रहे हैं तो हम यहाँ पर रिसर्च यूनिट को क्यों कंसिडर कर रहे हैं। अब हमने रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है। रिपोर्ट हम लिखेंगे जब एक रिसर्च कंडक्ट होगी, ठीक है। अब रिसर्च को कंडक्ट कौन करता है, हमारे रिसर्च यूनिट, ठीक है। रिसर्च यूनिट को कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करनी पड़ती हैं जिनके अकॉर्डिंग वो रिसर्च करते हैं। प्रिंसिपल्स मीन्स कुछ फंडामेंटल्स जिनको हम यूज़ करते हैं, मतलब जिनको सभी यूज़ करते हैं। अगर हम राइट डायरेक्शंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारी रिसर्च प्रॉपर होगी। रिसर्च प्रॉपर होगी तो हम राइट इंटरप्रिटेशंस को ड्रॉ करेंगे। इंटरप्रिटेशंस हमारी करेक्ट होंगी तो हमारी रिपोर्ट राइटिंग भी वैलिड होगी। इसीलिए सबसे पहले अगर हम किसी कंसेप्ट को रिपोर्ट राइटिंग के टाइम कंसिडर करते हैं वो होता है हमारा रिसर्च यूनिट, कि रिसर्च यूनिट किस तरह से रिसर्च को कंडक्ट कर रहा है, कौन से पॉइंट्स को वो एनालाइज कर रहा है कि वो राइट डायरेक्शन में उसकी रिसर्च को परफॉर्म करे, उनको हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ रिसर्च यूनिट। सबसे पहले हम इसी कंसेप्ट से यहाँ स्टार्ट करेंगे। रिसर्च यूनिट का मतलब आपको क्लियर है कि जिन पर्सन्स ने रिसर्च को परफॉर्म करना है उनको हम बोलते हैं रिसर्च यूनिट, ठीक है। मैनेजमेंट मीन्स हमने उन पर्सन्स को किस तरह से मैनेज करना है, उनको हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ रिसर्च यूनिट, ठीक है। रिसर्च यूनिट रेफर्स टू द इंडिविजुअल्स हु आर हेड रिसर्च, हु हेड्स रिसर्च इन देयर एक्सपर्टाइज फील्ड, ठीक है। रिसर्च यूनिट में बी इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब है कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने ना रिसर्च को कंडक्ट करना है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिसर्च यूनिट रेडी करा, वो रिसर्च यूनिट उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ में से क्रिएट करा है। मतलब जो रिसर्चर्स, जो स्पेशलिस्ट हैं उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जिसके ऊपर वो रिसर्च कंपनी करना चाहती है, उस कंपनी ने अपनी ही कंपनी में से पर्सन्स को अपॉइंट करा रिसर्च करने के लिए, वो हो जाएगा इंटरनल। एक्सटर्नल मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन ने आउटसाइडर्स को अपॉइंट करा है, कुछ एक्सपर्टीज़ पर्सन्स को उन्होंने अपॉइंट करा है जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसर्च को कंडक्ट करेंगे, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल। द सक्सेस ऑफ रिसर्च लाइज विद द रिसर्च यूनिट। रिसर्च यूनिट के एफर्ट्स पर डिपेंड करती है कि जो हमारी रिसर्च होगी वो सक्सेसफुल प्रूफ होगी या नहीं। Research unit needs to properly utilize various resources like time, money and human capital. ये point clear है हमें। The accuracy of research project is ensured by the extent to which the findings show a consistency with the theoretical predictions. इसका मतलब है कि जब भी हम कोई प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं ना, उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हमारे पास प्रैक्टिकली एप्लीकेबल सॉल्यूशंस नहीं होते, हमारे पास कुछ थ्योरी का बेस होता है। उन थ्योरेटिकल प्रेडिक्शंस को हम यूज़ करते हैं अपनी रिसर्च में कि हमें इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस के रिजल्ट्स मिले। जब भी हम अपनी रिसर्च करते हैं, जब भी हम अपनी रिसर्च के हमने कंक्लूजन्स को फाइंड करना है, वो कंक्लूजन्स हमारे जो थ्योरी है उसके पैरेलल होनी चाहिए, मतलब उन दोनों में वहाँ पे कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमारे रिसर्च यूनिट को कि कंसिस्टेंसी बनी रहे। अब यहाँ पे आ जाता है पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर मैनेजिंग रिसर्च यूनिट। रिसर्च यूनिट जब अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर रहा है, कौन से पॉइंट्स, कौन से गाइडलाइंस को वो फॉलो करेगा कि वो राइट
डायरेक्शन में अपनी रिसर्च को स्टडी करें और उस स्टडी के अकॉर्डिंग हम राइट और करेक्ट वे में अपनी रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करें। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है इसमें, रिसर्च फॉलोज दी टीम वर्क। टीम वर्क मीन्स ग्रुप एफर्ट्स हैं। यहाँ पे हम पहले एक ग्रुप को क्रिएट करते हैं, वो ग्रुप रिसर्च को कंडक्ट करता है। ठीक है, जिस तरह का टीम वर्क होगा उसी तरह के हमारे रिजल्ट्स हमारे पास होंगे। टीम वर्क में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी मेंबर्स हैं उनमें एक बैलेंस बना रहे। ठीक है, वो सभी पर्सन एक दूसरे की उसमें हेल्प करें। ठीक है, ये होता है टीम वर्क। टीम वर्क बिटवीन रिसर्चर एंड दी ऑर्गेनाइजेशन। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है और रिसर्चर्स है जिन्होंने रिसर्च करना है। रिसर्चर्स को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। अब उस ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है कि वो राइट इन्फॉर्मेशन अपने रिसर्चर्स को प्रोवाइड करें, जिससे वो रिसर्चर्स प्रॉपरली अपने रिसर्च को कंडक्ट करें। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। अब हमने कोई भी काम करना हो उसमें कोऑर्डिनेशन होने का बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तभी हम प्रॉपर वे में अपने टीम वर्क को कंप्लीट करेंगे और तभी हम अपने रिसर्च को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। राइट डिसीजन मेकिंग। जब भी हम अपने रिसर्च प्रोसेस को फॉलो करते हैं, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनमें हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। हमारे पास डिसीजन मेकिंग क्वालिटी अवेलेबल होनी चाहिए कि अगर कोई ट्रबलिंग सिचुएशन अकर हो रही है तो हमने किस तरह से उस सिचुएशन को हमारे फेवर में लेके आना है, कि हमें राइट डिसीजन वहाँ पे लेना होगा। ये क्वालिटी होनी चाहिए हमारे रिसर्चर्स में। कंप्लीट प्लानिंग। प्लानिंग हर एक टास्क की एक इनिशियल स्टेज होती है। सब पहले से ही प्रॉपर प्लानिंग करनी कि हमने रिसर्च को स्टार्ट कहाँ से करना है, रिसर्च ख़त्म कहाँ पर होगी। रिसर्च को डिफरेंट स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना, फिर उनकी प्रॉपर प्लानिंग करनी। हर एक एस्पेक्ट के लिए एक बैकअप प्लान हमने रेडी रखना है कि अगर कोई सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं वर्क करी, ठीक है, उस टाइम हमने अपने एक बैकअप प्लान को यूज़ करना है। ये सब कुछ हमने अपनी प्लानिंग में इंक्लूड करना है। नेक्स्ट इज़ प्रॉपर रिव्यूइंग। जो हमारी रिसर्च प्रोसेस होता है ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। ठीक है, टाइम टू टाइम हर एक एस्पेक्ट का प्रॉपर रिव्यू लेना, जिससे हमें पता चले कि हमें जिस तरह के रिज़ल्ट चाहिए उस तरह के हमें मिल जाएंगे। कहीं पर भी अगर कोई डिस्ट्रक्शंस क्रिएट हो रही हैं तो उनको प्रॉपर्ली एनालाइज करना, उनके लिए रीज़न्स को ढूंढना कि अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है हमारी रिसर्च में तो उसका मेन कॉज क्या है। ठीक है, ये हमें पता चलता है अगर हमारा रिसर्च यूनिट प्रॉपर्ली रिव्यू कर रहा है अपने प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट इज़ पर्पस ऑफ रिसर्च। जो भी पर्सन्स रिसर्च प्रोसेस में इंक्लूड हैं उन सबको पर्पस की प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारा मेन पर्पस क्या है, किन मोटिव्स के लिए हमने अपनी रिसर्च को कैरी करा है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हमने पहले से सब कुछ प्लान करना कि हमारा मेन फोकस क्या होगा, हमने अपने प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, और जो हमारा वर्क होगा वो कब तक ख़त्म हो जाएगा, कौन से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हमने फॉलो करना है, कब डिसीजंस लेने हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स अक्कर हो सकती हैं, उन प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस क्या होंगे। ये सब कुछ हमें पता चलता है जब हम प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को फॉर्मुलेट करेंगे। ठीक है, इट हेल्प्स इन अचीविंग द स्पेसिफिक गोल्स एंड मीट द स्पेसिफिक सक्सेस क्राइटेरिया एट द स्पेसिफाइड लिमिट। जब भी हम अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को क्रिएट करते हैं हम इसमें कुछ अपने लिए रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट करते हैं, जैसे टाइम की रिस्ट्रिक्शन कि हमने इस टाइम तक अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, या फिर हम एक डेडलाइन क्रिएट कर लेते हैं, अगर इस लिमिट तक टाइम अगर हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो नेक्स्ट किस लिमिट तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। इन सब की इन्फॉर्मेशन हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज प्रॉपर प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रॉपरली अपने प्रोजेक्ट को प्लान करना, जैसे हमने एक प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करा, ठीक है, हमने ना उस एक प्रॉब्लम के ना डिफरेंट सब पार्ट्स क्रिएट कर लेने हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, और जो पर्सन स्पेशलिस्ट होंगे
उनको उनकी स्पेशलाइज स्किल्स के अकॉर्डिंग वो टास्क को अलॉट कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे मेरे पास एक मेरा ऑब्जेक्टिव था, मैंने ना इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो मेरे पास स्पेशलिस्ट होंगे मैं उनको एक एक टास्क अलॉट कर दूँगी और लास्ट में मैं इन सभी के टास्क को क्लब कर दूँगी। ठीक है, ये सब कुछ हमें अपनी प्रॉपर प्रोजेक्ट प्लानिंग से पता चलेगा। ठीक है, हमने प्रॉपरली अपने हर टास्क के ऑब्जेक्टिव्स को डिफ़ाइन करना और जो पर्सन्स ने इस स्टडी को कंडक्ट करना है उनको उसका स्कोप प्रोवाइड करना कि उनकी जो स्टडी है वो किस एक्सटेंट तक हमारी जो मेजर प्रॉब्लम है उसमें कंट्रीब्यूशन कर सकती है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सिलेक्शन ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक्स। मैनेजमेंट टेक्निक मीन्स जैसे हम इसमें PERT, CPM, गैंट चार्ट या फिर डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स, लीडरशिप स्टाइल्स, इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट टेक्निक्स को प्रॉपरली एनालाइज करना, फिर अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमने उन टेक्निक्स में से बेस्ट टेक्निक जो सबसे ज़्यादा सूटेबल होगी हमारे सर्कमस्टांसेस को, उसको हमने चूज़ करना है ताकि हम राइट डिसीजन ले सकें और हमारी एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस भी उससे इंक्रीज़ हो। नेक्स्ट है हमारे पास डिज़ाइनिंग द प्रॉपर बजट्स। बजट्स एक तरह का ना एक मॉनेटरी चार्ट होता है जिसमें हम अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट को फ्रेम करते हैं कि एक स्टडी को कंडक्ट करने के लिए हमें कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, टोटल हमारी रिसर्च का खर्चा कितना होगा और टोटल हमारी उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, वो सब कुछ हम अपने बजट में एक्सप्लेन करते हैं। जो हमारा बजट होगा वो ना ही ओवर एस्टिमेटेड होना चाहिए ना ही अंडर एस्टिमेटेड होना चाहिए, एक बैलेंस्ड बजट हमने क्रिएट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिसर्च प्रपोजल। अ रिसर्च प्रपोजल इज़ अ डॉक्यूमेंट प्रपोजिंग अ रिसर्च प्रोजेक्ट। हमने अपने रिसर्च प्रपोजल में ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करनी है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, उसका सल्यूशन क्या हो सकता है, कितनी कॉस्ट आएगी, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं, टोटल हमारा खर्चा कितना होगा, कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमें चाहिए, कहाँ से हमने वो प्रोक्योर करने हैं, ये सभी बातें हमने अपने रिसर्च प्रपोजल में प्रॉपरली मेंशन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के फ़्लो के लिए ही हम प्रॉपर रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। ठीक है, जो हमारा रिसर्च यूनिट होगा उसको ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन का फ़्लो प्रॉपर हो, जिस पर्सन को जिस तरह की इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है उसको वैसी ही इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पर मिल जाए। अगर इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होगी मतलब कम्युनिकेशन प्रॉपर होगी तभी हम सही टाइम पर राइट डिसीजंस ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ रिसर्च असिस्टेंट। रिसर्च असिस्टेंट का मतलब होता है कि जिन मेन पर्सन्स को हमने अलॉट करा है वो अपने अंडर कुछ पर्सन्स को अपॉइंट करते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं कि रिसर्च को परफॉर्म करने में। जो रिसर्च असिस्टेंट्स होंगे उनको भी हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स और पर्पसेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी कि उनका पूरा कंट्रीब्यूशन हो उस रिसर्च प्रोजेक्ट में। प्रॉपर असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब टीम वर्क है यहाँ पे। ठीक है, अब हर टीम मेंबर को उसकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस टाइम पर किस पर्सन के लिए उसने कौन सी ड्यूटी को परफॉर्म करना है, उनकी ऑब्लिगेशंस क्या है, कौन से प्रोसीजर्स को वो फॉलो कर सकते हैं, कौन सी रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट करी हुई है उनके लिए, उन सब के बारे में भी इनको सही टाइम पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी ताकि ये एक्यूरेट रिसर्च कंडक्ट कर सके। एवरीवन्स ड्यूटी मस्ट बी डिफाइंड इन एडवांस। ठीक है, हैविंग द प्रॉपर क्वालिफिकेशन। जिस भी पर्सन ने रिसर्च प्रोसेस में अपना कंट्रीब्यूशन देना है उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन जैसे अब एक पर्सन है, उसने डाटा को पहले गैदर करा, उसको एनालाइज करा, फिर उसने उसको प्रेजेंट करा। जब डाटा को हमने एनालाइज करना है उस टाइम पे हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास मेन 2 मेथड्स हैं, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल।
अब जो इन्फ्रेंशियल है वो आगे दो पार्ट्स में है, यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट। ऐसे ही डिस्क्रिप्टिव भी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन और मेजर्स ऑफ शेप, इनमें आगे फर्दर क्लासीफाई हो जाता है। पर्सन के पास नॉलेज होनी चाहिए कि वो किस तरह से डाटा को एनालाइज कर सकता है। अगर वो एनालाइज प्रॉपर करेगा तभी वो अपने कंक्लूजन्स को राइटली ड्रॉ करेगा और तभी चांसेस होंगे कि जो हमारी रिपोर्ट रेडी होगी वो एक्यूरेट होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है कि ऑलरेडी एक पब्लिश्ड सैम्पल या फिर एक पेपर हमारे पास अवेलेबल है, हम उसको स्टडी कर सकते हैं, जिससे हमारी प्रॉब्लम की हमें इम्पोर्टेंस पता चलेगी कि क्यों जिस प्रॉब्लम को हमने फॉर्मुलेट करा है, क्यों इसके सॉल्यूशंस को ढूंढना हमारे लिए ज़रूरी है। लिटरेचर रिव्यू हमारे सेकेंडरी सोर्स का, एक सेकेंडरी डाटा का इम्पोर्टेंट सोर्स है और ये बहुत अच्छे से हमें हमारी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो हमने सॉल्यूशंस को ढूंढना है या फिर उसके सिग्निफिकेंस को चेक करना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को चेक करना है, उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। बाकी जितने भी हमारे टॉपिक्स रहते हैं उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।